जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NIOS DLED समरी फॉर DSSB PRT एग्ज़ाम 2023। ये हमारा है लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड करस्पॉन्डिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। इसका क्या मतलब है, इस टाइटल का, इस टॉपिक का क्या मतलब है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है और इस चेंज होती हुई सोसाइटी में एक टीचर का क्या रोल है, एक टीचर का क्या रोल है इस चेंज होती हुई सोसाइटी में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले ये देखेंगे कि ये सोसाइटी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी क्यों चेंज होती है और सोसाइटी चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है। फिर अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है, एजुकेशन का सोसाइटी से क्या मतलब है, क्यों हम एजुकेशन का एक पार्ट है, कंपोनेंट है टीचर, दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट, या हम उसका एनवायरनमेंट भी मान सकते हैं, ये तीन कंपोनेंट, ठीक। टीचर एक कंपोनेंट है एजुकेशन का। तो सोसाइटी चेंज हो रही है, उसका टीचर का क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोसाइटी होती क्या है। व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं और कुछ नियम कानून कायदे एक साथ फॉलो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सोसाइटी। जैसे इंडियन सोसाइटी हुई, US सोसाइटी हुई, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी हुई, अलग अलग सोसाइटी है। हम सोसाइटी को बहुत स्मॉल लेवल पे भी हम देख सकते हैं और बड़े लेवल पे भी हम देख सकते हैं। तो सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो एक साथ रह रहे हैं, जो कुछ सर्टेन नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। अच्छा, ये सोसाइटी चेंज क्यों होती है, ऐसा क्या हो गया कि सोसाइटी, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि सोसाइटी, हमने देखा सोसाइटी क्या होती है, लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ, उसको सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी चेंज क्यों होती है, देखो सोसाइटी किसका पार्ट होता है, सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ नेचर। ये नेचर होता है, नेचर का मतलब प्रकृति, उसका पार्ट है सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी, जैसे इंडियन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, ठीक है, और US सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज है। जैसे इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, ये US की सोसाइटी है, अफ्रीकन सोसाइटी है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। ये सोसाइटी किसका पार्ट है, नेचर का। और नेचर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नेचर बदलता रहता है, प्रकृति जो होती है वो बदलती रहती है। तो जब प्रकृति बदलती रहती है तो जाहिर सी बात है सोसाइटी बदलती रहेगी, सोसाइटी बदलती रहेगी। जैसे पहले आइस एज होती थी, ठीक है, फिर वो चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो धीरे धीरे सोसाइटी बदलती रहती है, लोगों का एडेप्टेशन बदलता रहता है, ठीक। तो नेचर का एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बदलता है। तो जब नेचर बदलेगा, सोसाइटी उसका पार्ट है, सोसाइटी बदलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी चेंज हुई। सबसे पहले हम क्या थे, हंटर एंड गैदरर। हंटर गैदरर कौन थे हम, मतलब हम पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे और जो भी चीजें होती थी जंगल में, फल हुए, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, उनको खाते थे, ऐसे जिंदा रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने क्या सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, हम एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है, और हमने क्या कहते हैं, अनाज उगाना शुरू कर दिया। फिर हमने क्या सीखा, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सीखी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमने अनाज, ये जो हमने अनाज उगाया उससे हम खाना बनाया, हमने अलग अलग फूड आइटम्स बनाए, ठीक है, फूड आइटम्स बनाए। फिर हमने क्या बनाया, बहुत सारे क्लोथ्स बनाए, मतलब अलग अलग चीजें, जो रॉ मटेरियल हमको नेचर से मिल रहा था उसको हमने
मॉडिफाई करके हमने मॉडिफाई किया और हम अलग अलग आइटम्स बनाने लगे। फिर क्या हम किस स्टेज से गुजरे, जब हम हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरर बने, फिर उसके बाद हम क्या किया, हम सर्विस सेक्टर में एंटर किए। मतलब अब हम क्या करने लगे, लोगों तक जैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम इन चीज़ों को, फूड आइटम्स को और सारी जैसे फूड आइटम्स हुआ, क्लोथ्स हुआ, इन सारी चीज़ों को जो हम बना रहे थे, इनको हमने क्या किया, लोगों तक पहुंचाया। तो ये क्या था, सर्विस सेक्टर। वैसे आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, आप 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, इसको बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी, और एक और एक्टिविटी जो आज की एज में हम कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो होती है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटी। तो कहने का मतलब इंसान इतना हद तक चेंज हो गया है कि पहले जहां वो हंटिंग गैदरिंग करता था, उसके पास खाने के लिए सामान नहीं होता था, खाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, पहनने के लिए, खाने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता था, इधर से उधर भटकता रहता था। और आज के ज़माने में जोमेटो, स्विगी, ना जाने कितने फूड आइटम्स हो गए हैं जो आप अपने फ़ोन से एंटर करते हैं कि मेरे को ये खाना है, और आपके घर पे ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना लेवल ऑफ वाइड स्केल ऑफ सोसाइटी का चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोसाइटी का। यहाँ से हम शुरू हुए थे और हम यहाँ से आते 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 आज हम यहाँ आ गए हैं कि हम अपने फ़ोन से हम अपना ये जो जिनके लिए हम भटक रहे थे वो सब हम एक फिंगर पॉइंट से हम क्या कहते हैं काम कर सकते हैं। तो सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आया, इस तरह से चेंज हुई सोसाइटी धीरे धीरे, ठीक है। अब वापस से हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि एजुकेशन का क्या रोल है, सोसाइटी चेंज होती है, समझ में आ गया। हमने इन 3 क्वेश्चन को देखा कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी होती है लोग जब एक साथ रहते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसको सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि नेचर चेंज होता है, एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, सो इट चेंज। हाउ, कैसे चेंज हुई, हमने देखिए हंटर गैदरर से हमने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर, और अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम आ गए। इस तरह से सोसाइटी चेंज हुई। एजुकेशन का क्या पर्पस है, एजुकेशन होता क्या है? एजुकेशन वो सिस्टम है या टूल है, हमने बताया था पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एजुकेशन हमें क्या करना सिखाता है। एजुकेशन के 2 पर्पस होते हैं हमेशा। पहले एजुकेशन आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप कमा पाए, खा पाए, मतलब आपका सर्वाइवल इंश्योर करता है। पहले तो एजुकेशन आपका सर्वाइवल इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस और फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस में आप कैसे जिएंगे, उसके सर्वाइवल को इंश्योर करती है एजुकेशन। और उसके बाद क्या करती है एजुकेशन, क्या आपको आपका सेल्फ रियलाइजेशन कराती है कि आप हैं क्या। कहने का मतलब पहले आपको पेट को शांत करती है, पहले आपकी पेट को शांत करती है कि भाई पहले खाना खा लो, उसके बाद क्या कहते हैं आपकी आत्मा के ऊपर काम होता है कि हाँ भाई आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। जब आपका ये सर्वाइवल ही इंश्योर नहीं होगा तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल एजुकेशन का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, लेकिन पहला या प्राइमरी गोल बोले तो प्राइमरी गोल क्या होगा कि भाई किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इंसान को आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि आज की एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि आज के जो करंट सिचुएशन है उसमें आप सरवाइव कैसे करेंगे। आज की करंट एज क्या है, आज की एज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एज। तो हम उसमें कैसे सरवाइव करेंगे, एजुकेशन हमें ये बताना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इस लायक बना रहा है, क्या हमें इस लायक बना रहा है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो एज है उसमें हम सरवाइव कर पाए, या आज से 50 साल बाद जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होने वाला है उसमें क्या हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाएंगे क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कैपेबल है? आप आंसर पूछिए, यस और नो। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि
हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे अभी थोड़ा सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी हमने समझ ली क्या है, क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, और एजुकेशन क्या, हमको क्या एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि बदलती सोसाइटी में, अलग अलग बदलती सोसाइटी में आप किस तरह से सरवाइव करेंगे और अपने आप को किस तरह से जानेंगे, ये एजुकेशन का पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। हमने ये देखा था ये। अब हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको देखते हैं वो कैसी है। करंट एजुकेशन सिस्टम का हमको पता है हमारे पूरे देश में क्या है, सब क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको ब्लेम करते रहते हैं कि नौकरी नहीं निकालते हो, ये नहीं निकालते हो, वो नहीं निकालते हो, ठीक है, वो सही भी है। एजुकेशन का पर्पस था कि मन को शांत कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एजुकेशन उल्टा स्ट्रेस का और प्रेशर का कारण बन रहा है, ठीक है। हमको हम क्या कहते हैं, जो स्किल हमको इस टाइम पर जो 21st सेंचुरी में जो हमें स्किल चाहिए, क्या वो स्किल हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है? आंसर इज नो। अभी भी बहुत एडवांसमेंट हुआ है, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी कई जगह पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, टीचर सेंट्रिक है, मतलब टीचर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे चेंज हो रही, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कैसा था हमारा, बीच में जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आया तो टीचर सेंट्रिक हो गया, मतलब टीचर पहले बच्चा बाद में, ठीक है। और कंटेंट ओरिएंटेड, उसको रटाते चले जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आर्ट, साइंस, ये सब रटाते चले जा रहे हैं, ठीक है। और केवल 3R पे बेस्ड है। ये 3R क्या है, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। मतलब आर आर आर, मतलब रीडिंग का मतलब पढ़ना, और ये क्या है, लिखना। ये क्या है, मतलब कैलकुलेशन करना, थोड़ा बहुत गुणा भाग कर लिया, इतना सिखा दो बस हो गया काम। क्या ये एजुकेशन सिस्टम से आज हम जिन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, मान लो कल आप टीचर बन गए, DSSPRT में आपका सिलेक्शन हो गया, आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो आज से 50-60 साल तक तो जिंदा रहने ही वाले हैं, नेक्स्ट 50 से 60 साल तक तो वो जीवित रहेंगी। तो क्या अगले 50 साल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंज आएगा, क्या वो हम अपने सिलेबस में, या क्या हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? ये जो चेंज आने वाला है 50-60 साल में, उसके लिए क्या हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ने कुछ चेंज किया है? नहीं कर रहे हम, तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? एजुकेशन का पर्पस क्या है कि वो हमें आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में, फ्यूचर सोसाइटी जो इवॉल्व होगी उसके लिए अभी से तैयार कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस चीज की नीड है? क्या नीड है कि इमीडिएटली आपको प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, मतलब आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम को आईसीटी सपोर्ट देना चाहिए। आईसीटी सपोर्ट का मतलब एजुकेशन में जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो एजुकेशन में आपको आईसीटी को जोड़ना है। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर को जोड़ दो, कंप्यूटर की नॉलेज, जो इंटरनेट की जो दुनिया है उसको एजुकेशन से जोड़ दो। अब केवल किताब और कॉपी और क्लासरूम तक एजुकेशन सीमित नहीं रहेगी, उसको आप इससे जोड़िए, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाइए। बच्चा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, टीचर नहीं। टॉप प्रायोरिटी कौन होगा? बच्चा होगा, ठीक है। वर्क बेस्ड कंप्यूटर लिटरेसी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बच्चे को कम से कम इतनी तो आप स्किल दो कि कंप्यूटर में वर्क बेस्ड, मतलब अपना खुद का काम जो उसको है, पीपीटी बनाना हुआ, ठीक है, MS एक्सेल, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब तो उसको चलाना आता हो, ठीक है। तो उसको इतनी तो कंप्यूटर लिटरेसी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, आज से 50 साल बाद किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, उन स्किल्स को हमें सॉरी अभी से ही अपने सिलेबस में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बेटा फ्यूचर में इस स्किल की डिमांड है, हमें इस तरह से काम करना चाहिए। वो वैल्यूज
कि आगे आने वाले 50 से 60 साल में जिस तरह का प्रेशर होगा, जिस तरह का माहौल होगा, उस स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह को, इन वैल्यूज को सिखाना, ताकि बच्चा आगे 50-60 साल में उस सारी सिचुएशन में जो चेंज हो रही है उसमें एडजस्ट कर पाए, अपने आप को अडेप्ट कर पाए। तो हमें ये नीड है, आज हमारी नीड है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किससे जोड़ दें। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारी जरूरत है कि हम इन दोनों को जोड़ दें और एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाएं जिसको बोलेंगे आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन सिस्टम। ये हमारी नीड ऑफ द आवर है। ठीक, अब जब आपको क्या कहते हैं, एजुकेशन में आईसीटी को जोड़ना है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ना है, तो एजुकेशन के सारे पार्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे सिलेबस, आपको सिलेबस अपडेट करना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आपने एनसीईआरटी 2005 में बना दी और अभी तक 2005, अभी 2022 चल रही है, 17 साल हो गए, मतलब एनसीईआरटी का कोई अपडेशन ही नहीं हो रहा है, 17 साल हो गए हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ना जाने कितने नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, ना जाने कितने कितने नई नई थ्योरीज आई हैं, हम वही पुरानी थ्योरीज पुराने कॉन्सेप्ट पे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ना जाने क्या क्या आ रहा है, लेकिन हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है। ना तो सिलेबस में अपडेशन है, अपडेशन की जरूरत है, सिलेबस को इमीडिएट अपडेट करना चाहिए और उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इंटरेक्टिव बनाना चाहिए सिलेबस को। ठीक है, तो हमें इसको अपडेट करना चाहिए। अरे 17 साल से बुक चेंज नहीं हुई है एनसीईआरटी की, 2005 में लिखी गई थी और 17 साल में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है सोसाइटी में। तो ये तो हमें हर 6 महीने पे चेंज करनी चाहिए, 6 महीने नहीं तो 1 साल में तो चेंज करनी चाहिए। अब बात आती है 6 महीने 1 साल में आप इतने बड़े सिलेबस को नेशनल लेवल पे कैसे चेंज करेंगे, तो उसका ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम को जनरेट करें ना। तो ऑनलाइन बुक्स बनाएं, डिजिटल बुक्स बनाएं। क्या हम बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, डिजिटल बुक्स। डिजिटल बुक्स का मतलब आप वेबसाइट पे गए, जैसे वेबसाइट है एनसीईआरटी की, आप वहां गए, उसमें आपने क्या कहते हैं, आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा बुक का। ठीक है, आपको ना तो पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना आपको बार बार प्रिंटिंग में उसमें मदद करने की जरूरत है। जो नया एडिशन आता जाए, जो नया अपडेट आता जाए किसी भी फील्ड में, उसको आप ऐड करते जाइए। तो आपको अपडेशन करना जरूरी है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स को बदलना जरूरी है। अब ये नहीं है कि पुराना वाला ब्लैक बोर्ड है और चौक है, उससे ही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब चेंज हो गई है, ये दुनिया चेंज हो गई है, तो हमें क्या कहते हैं, ऑडियो का सहारा लेना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये ऑडियो है, ये ऑडियो माइक है जिसके थ्रू आपसे आवाज आपके पास सही से पहुंच रही है। इसको हटा दूं तो नॉइज आएगी, तो इससे आपको समझने में हेल्प मिल रही है ना। इस बोर्ड की मदद से क्या कहते हैं, आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही है ना। ठीक है, वीडियो का यूज कर सकते हैं हम, ऑडियो का यूज कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, इसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं। तो हम इसको अपने स्कूल्स में हमें इनको ऐड करना चाहिए। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को चेंज करना है, जो सीखने के तरीके हैं उनको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि केवल टीचर हमको सिखाएगा और केवल एक जो पढ़ाई है वो केवल घर मतलब स्कूल तक सीमित है। नहीं, पढ़ाई को हमें क्या करना है, उसको हमें 24/7 एक लर्निंग का माहौल प्रोवाइड करना है कि बच्चा कभी भी किसी भी टाइम सीख सकता है, वो खुद से सीखे। सेल्फ लर्निंग को हमको प्रमोट करना है, बच्चा खुद से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, खुद कर करके सीखे, एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे। हमको इस तरह का सिलेबस डिजाइन करना है। ठीक है, अपने आप से इंटरेक्शन, अपने साथ के अपने जो बच्चे हैं उससे इंटरेक्शन करे, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं पीछे जो उसने सीखा है उसको सीखे। मतलब सोसाइटी में इंटरेक्शन के थ्रू, सोसाइटी में लोगों से बातचीत के थ्रू और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो खुद सीखने के लिए उत्सुक हो। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आज हमको टीचर के साथ साथ हमको मेंटर्स की भी जरूरत है। टीचर्स हमको सिलेबस पढ़ाते हैं, हमको नॉलेज देते हैं, लेकिन मेंटर्स हमको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो आज के टाइम पर हमको गाइड की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज है, ये एरा है, इंफॉर्मेशन एज है। तो इंफॉर्मेशन एज के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो मेंटर हमें क्या करेगा, हमें उन डिसएडवांटेज से बचाएगा। ठीक है, हम लर्निंग को केवल खुद तक सीमित ना करें, हम एक साथ सीखें।
तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ग्रुप लर्निंग हमको करनी चाहिए, एक साथ अलग अलग ग्रुप्स बना के हम सीख सकते हैं। जैसे इस जैसे नहीं है ग्रुप स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उसको करें। और बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो इसका केवल यही मतलब नहीं है कि हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करें, हम इसको एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं और अपने ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में भी हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे L3 ग्रुप्स। अब बात आती है ये L3 ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ये L3 ग्रुप्स? जैसे ये क्या है, ये क्लास है, तो क्लास को क्या किया टीचर ने, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3-3 के ग्रुप में। मान लीजिए इस ग्रुप में डिवाइड करने से क्या होगा, जैसे ये एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1, ठीक है, 1 2 3। जैसे मान लो इस स्टूडेंट की हिंदी अच्छी है, इस स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी है, इस स्टूडेंट की संस्कृत अच्छी है। तो क्या किया, इनको तीनों को क्लब कर दिया कि आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए। इस ग्रुप का हम नाम भी देख सकते हैं कोई भी। तो इससे क्या होगा, मल्टीलिंग्विज्म जो होती है, मल्टीलिंग्विज्म का मतलब ये एक दूसरे से जो भाषाएं हैं, जब ज्यादा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उतना ज्यादा हम भाषा को सीखेंगे। ठीक है, चाहे भाषा ही नहीं, हम कोई और सब्जेक्ट भी हम इसमें से हम चूज कर सकते हैं, लेकिन भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हम इन ग्रुप्स को बना के कर सकते हैं क्लासरूम में, तो जिनको हम बोलते हैं L3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 का मतलब है 3 नंबर, ठीक है, L3 ग्रुप्स। L का मतलब क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, 3 लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक साथ सीख रहे हैं, उसको L3 ग्रुप बोल दिए। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो लर्निंग प्रोसेस को हमें रिवॉल्यूनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन, आप जो टेस्ट ले रहे हैं आपको उसमें भी चेंज करना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट लें, बच्चों का पेन पेपर वाला टेस्ट के साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट लेने की शुरुआत करें। आप जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट लें, बच्चों की टॉपिक वाइज टेस्ट लें। जैसे बच्चे ने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको समझ में आ रहा है कि मैंने ये टॉपिक समझ लिया या नहीं समझ लिया है, तो उसके लिए ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट हो कि बच्चा जाए और अपना टॉपिक दे और अपने आप को एनालाइज किए कि हाँ ये हो गया, मेरा टॉपिक तैयार है। तो इस तरह से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को किससे जोड़ना है, टेक्नोलॉजी से। किससे जोड़ना है, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। अब यहां पर बात आती है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर क्या है, ठीक है, तो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कई है। इन सारे पॉइंट्स की मदद से हम देखते हैं कि उसको ई कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ई कल्चर को प्रमोट करने का मतलब डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट को उसको प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे आप ऐसे पढ़िए। ठीक है, बुक्स से ही नहीं कि केवल बुक से पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेज से भी पढ़िए, विकिपीडिया हुआ, तो उसको ऑनलाइन कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, टीचर को एक नेटवर्कर और चेंज एजेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, नेटवर्कर का मतलब है जैसे टीचर जो है क्लास में बच्चों को अलग अलग ना करके जोड़ के रखे और वो खुद चेंज का सिंबल हो। मतलब वो जो चेंज, जिस तरह की आप बिहेवियर आप देखेंगे, टीचर जिस तरह का बिहेवियर शो करता है क्लासरूम में, वैसा बच्चे अडॉप्ट करने लगते हैं। तो वो सारे बच्चों को जोड़कर एक साथ चले और खुद चेंज का सिंबल बने। वो कोटेशन भी है ना गांधी जी का, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वैसा खुद बने जैसा आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो वो एक नेटवर्कर है, वो बच्चों को बांध के रखता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है और वो खुद चेंज लाता है ताकि बच्चों में चेंज आ जाए। ठीक, वो करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का मतलब होता है पढ़ाई को वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा। तो वो सिलेबस का उसका रोल ये है कि अभी टेक्नोलॉजी को देखते हुए
वो नई तरीके से सिलेबस को डिजाइन करे, नए नए डिलीवरी मेथड्स बनाए, मतलब किस तरह से अच्छे से बच्चों को हम इस टॉपिक को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम और करिकुलम डिजाइनर भी बोला जाता है किसी टीचर को। नया मतलब सीधी सी बात है, उसको सिलेबस डिजाइन करना है और नए नए तरीके खोजने हैं जिससे क्या कहते हैं बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। लर्निंग को, सीधी सी बात है, उसको लर्निंग को इजी बनाना है, लाइफ का एक पार्ट बना देना है, लाइफ से जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि लर्निंग एक अलग सी चीज है, उसको जाके केवल 6 घंटे स्कूल में बिताया और वो हो गया, उसके बाद फिर लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग 24/7 चलनी चाहिए। अब जो बच्चा सीख रहा है उसको अपनी जीवन में अप्लाई भी तो कर पाए, तो टीचर को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उन कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो जो भी सीख रहा है बच्चा उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। रिसोर्स डेवलपर होना चाहिए उसको, मतलब उसको आज हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसोर्स को बनाने की जरूरत है। जैसे कि बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं, हम माइंड मैप्स के थ्रू समझा सकते हैं, हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझा सकते हैं, हम मॉडल्स के थ्रू समझा सकते हैं। तो अलग अलग तरह की मटेरियल्स को डिजाइन करना जिससे बस बच्चे को किसी तरह से लर्निंग में बर्डन ना आए, उसको हर्डल ना आए, वो उसके लिए लर्निंग एक इंजॉयमेंट बन जाए, बस हमारा यही पर्पज है। ठीक, और वो एक इवेल्युएटर, वो जो सीख रहा है बच्चे को कंटिन्यूअसली वो इवेल्युएट करता रहे और उसको ट्रैक करता रहे कि हाँ बच्चा सीख रहा है, इस लेवल पर पहुंच गया है, उसमें इतना सुधार की जरूरत है, तो वो उसको इवेल्युएटर की तरह वो काम करेगा। बिहेवियरल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो किसी के बिहेवियर को समझ जाता है। ठीक है, तो बच्चे के बिहेवियर को समझ के कि बच्चा किस लेवल का है, वो कितनी स्पीड से सीख रहा है, उसका आईक्यू क्या है, उसको समझकर अपने सारे बच्चों को, जो क्लासरूम में जितने भी बच्चे उनको समझकर उनके हिसाब से एक कंटेंट को तैयार करें। ठीक है, उनके हिसाब से, उसको बिहेवियर साइंटिस्ट भी बोलते हैं। एक टीचर एक बिहेवियर साइंटिस्ट भी है। एक टीचर एक टेक्नो पेडागॉग है। अब ये टेक्नो पेडागॉग क्या है? टेक्नो का मतलब है टेक्नोलॉजी, पेडागॉग का मतलब है टीचिंग, मतलब वो टीचिंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ के पढ़ाए, मतलब वो टीचिंग में टेक्नोलॉजी को ऐड कर दे, वो इस तरह का टीचर होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, आप अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं, कोई यूपी में होगा, यूपी में भी कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से होगा, तो हमारे बीच में 200-300 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन आप अपने घर पे हम मुझे बैठ के देख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने टीचिंग को, हमने लर्निंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, तो हम क्या है, टेक्नो पेडागॉग है। एक्शन रिसर्चर होना चाहिए। एक्शन रिसर्चर क्या होता है? मतलब जैसे बच्चों को किस तरह से सिखाना है। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे से, मतलब धीमे सीखते हैं, तो उनको किस तरह से सिखाया जाए। जैसे या उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इस बच्चे को इसके साथ बैठाला तो वो ज़्यादा सीख रहा है, फिर वो उसने क्या सीखा, अच्छा ये इसको इसके साथ बैठाला तो ज़्यादा सीख रहा है, इसको अब इसके साथ बैठाल के देखते हैं। फिर उसको कुछ कंक्लूजन समझ में आया, फिर उसने क्या किया, चलो ठीक है अब इनको 2 को ग्रुप में डिवाइड करके देखते हैं, एक साथ बैठाल के देखते हैं, तो शायद क्या पता इसमें चेंज आए। मतलब वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्शन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ताकि जो बच्चे हैं, जो बच्चा जिसका भी लेवल है, वो उसको हर लेवल से उठा पाए, ऊपर बढ़ा पाए। तो वो रिसर्चर है, वो रिसर्च करता है, फिर एक्शन लेता है, फिर कंक्लूड करता है, फिर रिसर्च लेता है, ताकि वो लर्निंग को बच्चे को सिखा पाए। ठीक है, तो ये टीचर की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम क्या है, ये एक लॉरी लैड कन्वर्सेशनल मॉडल। अभी ये क्या मॉडल है, नाम बहुत बड़ा है, अभी नाम क्या था, अंग्रेज के नाम है तो लेने में भी दिक्कत होती है। लॉरी लैड्स कन्वर्सेशन मॉडल। अब ये क्या मॉडल है, ये भाई साहब ये बताते हैं कि टीचर के ना 4 रोल होते हैं। पेपर में आपसे आए कि लॉरी लैड्स कन्वर्सेशन मॉडल के हिसाब से टीचर के कितने रोल होते हैं? 4 रोल होते हैं। क्या 4 रोल होते हैं? वही 4 बात सेम है, बस वर्ड्स बदल दो, कहने का तरीका बदल दो तो टॉपिक बदल जाता है।
तो पहला उसका रोल है डिस्कर्सिव रोल। डिस्कर्सिव रोल का मतलब क्या होता है कि वो डिस्कर्सिव का मतलब होता है डिस्कशन। एक टीचर को सबसे पहले कोई भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसको डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, जो अपने स्टूडेंट है उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक ऐसा है, आप कितना सीखे, अच्छा ये समझ में आया आपको, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, अच्छा क्लियर हुआ तो फिर बताइए इसको कैसे करेंगे, अच्छा इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मतलब उसको डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ, टीचर को स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करना चाहिए सबसे मेन चीज। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया लिख लो घर जाओ, कोई भी सवाल पूछा ना तो फिर तुमको मारेंगे, ऐसा नहीं। डिस्कस करो, आप सवाल पूछो, बताऊंगा मैं। एडेप्टिव होना चाहिए। एडेप्टिव का मतलब कौन एक दूसरे को अडेप्ट कर पाए, मतलब टीचर स्टूडेंट को समझ पाए और स्टूडेंट टीचर को समझ पाए। मतलब टीचर ये समझ पाए कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उसमें से इस बच्चे का लेवल ये, इस बच्चे का लेवल ये, इस बच्चे का लेवल ये, उस बच्चे का लेवल ये, अच्छा ठीक है। स्टूडेंट्स भी ये समझ पाए कि मेरे सर जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं, सर के आइडियाज को वो ग्रैब कर पाए। तो मतलब एडेप्टेशन उसको क्रिएट करना है कि आप स्टूडेंट के आइडियाज को समझ पाए और आपकी टीचिंग मेथड को, आपके आइडियाज को स्टूडेंट समझ पाए, इस लेवल से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि क्लास में एक टॉपर है उसके लेवल से पढ़ा दिया आपको तो बचे हुए 99% का तो हो गया कल्याण। नहीं, आपको कुछ इस तरह से पढ़ाना है कि सब में बैलेंस बना के सबको समझ में आ जाए, इस तरह से पढ़ाना है। तो उसको एडेप्टिव होना है, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक दूसरे को अडेप्ट करना है, इंटरेक्शन करना है। उसका रोल क्या है, उसको इंटरेक्शन को बढ़ावा देना। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, वो ये बोले कि बच्चे आप लोग आपस में डिस्कस जरूर करना। जैसे कोई क्वेश्चन है उसका सीधा आंसर नहीं पता है, बेटा आप इसको डिस्कस करना और अपने मम्मी पापा से पूछना या आपके जो घर में दादी बाबा हैं उनसे पूछना कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको वो सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो अपने आप के स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कशन कर रहा है, अपने घर पे जाके डिस्कशन कर रहा है। तो वो इंटरेक्शन को, मतलब लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखना, ये कह रहे हैं कि एक टीचर को इंटरेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। बच्चे आपस में सीख रहे हैं और बच्चे अपने सराउंडिंग के साथ जो है उनके साथ सीख रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है स्टूडेंट को, वो टीचर के और स्टूडेंट के दोनों के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई थ्योरी पढ़ाई या कोई टॉपिक पढ़ाया तो उस चीज को उसको वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करे। ऐसा नहीं कि उसने केवल पढ़ लिया और उसका कोई भी आपको क्या कहते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे आपने डिसिप्लिन के बारे में सिखाया बच्चों को कि बेटा डिसिप्लिन क्या होता है, कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के थ्रू। तो बच्चे क्या कहते हैं, अब आपको मतलब डिसिप्लिन फॉलो करने लगे हैं या मतलब अपने रूटीन को फॉलो करने लगे हैं, उनमें चेंज आने लगा। वो चेंज आपको दिखना चाहिए। टीचर ने भी जो पढ़ाया वो चेंज उसके अंदर दिखना चाहिए, वो भी रिफ्लेक्ट करे उस चेंज को, और बच्चे जो हैं वो भी उसको चेंज को रिफ्लेक्ट करें। मतलब जो पढ़ाया उसका एप्लीकेशन हो। ऐसा नहीं है केवल पढ़ा दिया थ्योरी है बस, जिंदगी में उसका कोई मतलब नहीं है, उसको एप्लीकेशन कर दो। तो टीचर के 4 रोल होते हैं। एक, टीचर को हमेशा अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। टीचर को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि बच्चा टीचर को समझ पाए और टीचर बच्चे को समझ पाए। उसको इंटरेक्शन को, एक दूसरे से सीखने को बढ़ावा देना चाहिए कि आप एक दूसरे से सीखें। उसको इंटरेक्शन को टीचर बढ़ावा देता है, ठीक है। और जो सीखा वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के, जो ये भाई साहब जो है लॉरी लार्ड्स कन्वर्सेशन मॉडल में बताते हैं। इनका जो थ्योरी का नाम है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये सेशन पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे एस्पायरेंट
0471 राज इस पर मिल जाएगी। रात के 11:49 हो गए हैं। आप सभी को गुड नाइट। शायद आप मुझे देख रहे होंगे तो आप किसी और टाइम पे देख रहे होंगे, तो अभी इसको छोड़ दें, क्या पता कोई सुबह देख रहा हो, क्या पता कोई इवनिंग में देख रहा हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।